हेलो दोस्तों, तो स्वागत है आप सभी का हमारी इस आज की वीडियो में। और इस वीडियो में आज हम रिच डैड पुअर डैड बुक का चैप्टर नंबर 2 और चैप्टर नंबर 3 को समराइज करने वाले हैं। यदि आपने चैप्टर नंबर 1 की समरी नहीं देखी है तो उस वीडियो की लिंक मैं आपको आई बटन में दे दूंगा और डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा, तो आप वहाँ से भी जाकर देख सकते हैं। यदि आपने देख लिया तो बहुत ही अच्छी बात है। तो इस वीडियो को शुरू करते हैं। चैप्टर नंबर 2, व्हाई टीच फाइनेंशियल लिटरेसी। हम रॉबर्ट और माइक को लगभग 3.5 दशक के बाद फिर से दिखते हैं। माइक ने अपने पिता की कंपनी को संभाल लिया है और अमीर पिता की तुलना में वह और भी बेहतर काम कर रहे हैं। रॉबर्ट 47 साल की उम्र में 1994 में रिटायर हो गए। उनकी और उनकी पत्नी की संपत्ति एक अच्छी तरह से स्थापित पेड़ की तरह अपने आप बढ़ रही थी। वह हमारे सबसे बड़े नेताओं और सबसे अमीर स्टील गैस कंपनी के कुछ सबसे अमीर नेताओं 1923 की बैठक की कहानी साझा करते हैं, जिन्होंने न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज को चलाया और जो राष्ट्रपति हार्डिंग के मंत्रिमंडल में बैठे। 25 साल बाद उनका अधिकांश जीवन दुखद रूप से समाप्त हो गया। 1929 के स्टॉक क्रैश और महामंदी की संभावना ने उनके भाग्य में एक भूमिका निभाई, लेकिन आज हम इससे भी अधिक उथल पुथल और बदलाव के दौर में रहते हैं। हमारे अस्तित्व के लिए धन से अधिक महत्वपूर्ण हमारी शिक्षा और सीखने की क्षमता है। महत्वपूर्ण यह नहीं है कि आप कितना कमाते हैं, बल्कि महत्वपूर्ण यह है कि आप उसे कितनी पीढ़ियों तक रख पाते हैं। इसलिए जब लोग रॉबर्ट से पूछते हैं कि अमीर होने की शुरुआत कहाँ से होती है, तो वह उन्हें वही जवाब देता है जो उसके अमीर पिता ने उसे दिया था। यदि आप अमीर बनना चाहते हैं तो आपको आर्थिक रूप से साक्षर होने की ज़रूरत है। यदि आप अमीर होना चाहते हैं तो आपको फाइनेंशियली लिटरेट होना भी चाहिए। रॉबर्ट एक छोटे से घर के लिए बनाए गए स्लैब पर गगनचुंबी इमारत बनाने के लिए कई लोगों के काम करने के तरीके से तुलना करते हैं, क्योंकि बच्चे थोड़ा वित्तीय शिक्षा के साथ स्नातक विद्यालय में प्रवेश करते हैं। वे अपने वयस्कों में अमेरिकन ड्रीम का पीछा करते हुए रहते हैं, लेकिन खुद को कर्ज में डूबा हुआ पाते हैं और इससे बचने का एकमात्र तरीका है एक समृद्ध रणनीति। लेकिन उस वित्तीय साक्षरता यानी कि फाइनेंशियल लिटरेसी के बिना उनके प्रयास एक कमज़ोर नींव पर एक गगनचुंबी इमारत के निर्माण की तरह है और एम्पायर स्टेट बिल्डिंग बनाने के बजाय वे उपनगर के लीनिंग टावर के साथ समाप्त होते हैं। हालांकि रॉबर्ट और उनके बचपन के दोस्त माइक को अमीर डैड के शिक्षण के लिए गगनचुंबी इमारत के योग्य मजबूत नींव दी गई थी। एक विषय के रूप में लेखांकन उबाऊ है, भ्रामक है और वित्तीय सफलता के लिए बिल्कुल महत्वपूर्ण भी है। इसे बच्चों के लिए सुलभ बनाने के लिए अमीर पिताजी ने इसे 2 लड़कों को पढ़ाने के लिए चित्रों का उपयोग किया। केवल बाद में उन्होंने प्रमुख अवधारणाओं के माध्यम से लड़कों को मार्गदर्शन करने के लिए संख्याओं को जोड़ना शुरू किया। रूल नंबर 1, रॉबर्ट कहते हैं कि आपको एसेट्स और लायबिलिटी के बीच में डिफरेंस पता होना चाहिए और आपको सिर्फ एसेट्स ही परचेज करने चाहिए। पर इतना सरल होने के बावजूद भी कुछ लोग इसे समझ नहीं पाते हैं। जब अमीर पिता ने सबसे पहले इसे 2 लड़कों को समझाया था तो उन्हें लगा कि वह मजाक कर रहे हैं। एडल्ट इसे कैसे नहीं समझ सकते? क्या हर किसी को अमीर नहीं होना चाहिए? समस्या यह है कि ज़्यादातर लोगों को बैंकरों, वित्तीय योजनाओं और अन्य लोगों द्वारा अलग अलग तरीके से शिक्षित किया जाता है। इसलिए उन्हें यह जानना बहुत ज़रूरी है कि वे क्या सोचते हैं। कुछ लोग इस तरह के बुनियादी परिचय पर लौटने के लिए इस नीरसता को पाते हैं। एसेट्स और लायबिलिटी की रियल डिफिनीशन शब्दों में नहीं बल्कि संख्या में है। रॉबर्ट रीडर्स का उसी तरीके से हेल्प करना चाहते हैं, रीडर्स को उसी तरीके से समझाना चाहते हैं जिस तरीके से अमीर पिता ने उन्हें समझाया था, मीन्स ड्राइंग का उपयोग करके। तो एसेट्स का कैश फ्लो पैटर्न ये रहा आपकी स्क्रीन पे, आप देख सकते हैं और समझ भी सकते हैं। एसेट्स से हमारी जेब में पैसा आता है। एसेट्स हमारी संपत्ति को बढ़ाते हैं, कम नहीं करते हैं। और नीचे वाले डायग्राम को हम बैलेंस शीट कहते हैं, क्योंकि ये एसेट्स को लायबिलिटीज से बैलेंस करती है। और ये डायग्राम लायबिलिटी का कैश फ्लो पैटर्न है। लायबिलिटी हमारी जेब से पैसा निकालती है, जेब में पैसा डालती नहीं है। यदि आप अमीर होना चाहते हैं तो आपको एसेट्स में पैसा लगाना होगा, लायबिलिटीज़ पे पैसा वेस्ट नहीं करना चाहिए। ये डायग्राम पुअर पर्सन के कैश फ्लो पैटर्न को डिफाइन करता है। आप यहाँ से देख सकते हैं कि पुअर पर्सन का कैश फ्लो कैसा होता है। इनकम टू एक्सपेंसेज, एसेट्स और लायबिलिटीज से कोई मतलब ही नहीं है। और इस डायग्राम से आप समझ सकते हैं कि मिडिल क्लास के लोगों का कैश फ्लो पैटर्न कैसा होता है। आप इसको पॉज करके बहुत ही अच्छे से समझ लीजिए। नंबर 3, कैश फ्लो पैटर्न ऑफ अ वेल्दी पर्सन। वेल्दी पर्सन का कैश फ्लो पैटर्न कैसा होता है? अब आप इसको बहुत ही अच्छे से समझिए। वो जितनी भी इनकम कमाते हैं, जितना भी पैसा कमाते हैं, अपना सारा पैसा एसेट्स में लगा देते हैं और फिर यही एसेट्स उनको पैसा देते रहते हैं। इसके लिए उन्हें जीवन भर काम नहीं करना पड़ता है और यही वो तरीका है कि वो अमीर बने रहते हैं। इन डायग्राम से आप लोगों का कैश फ्लो पैटर्न समझ गए होंगे। अक्सर कर्ज में रहने वाले लोगों को लगता है कि इसका उत्तर अधिक पैसा बनाना है, पर अधिक पैसा समस्याओं को सॉल्व नहीं कर सकता। इसलिए बहुत से लोग जिन्हें लॉटरी या विरासत के माध्यम से अचानक लाभ मिलता है,
वह उसे भी बहुत ही जल्दी गंवा देते हैं। और इतने सारे लोग जो मिस कर रहे हैं वह है फाइनेंशियल एजुकेशन। और यही कारण है कि अपने प्रोफेशन में तो सफल हो सकते हैं पर फिर भी पैसे की कमी से जूझ रहे होते हैं। उन्होंने सीखा हो सकता है कि पैसा कैसे बनाया जाए, बट वो ये नहीं सीख पाते हैं कि पैसे को कैसे प्रबंधित किया जाए। लोग बुद्धिमान हो सकते हैं और फिर भी इलिटरेट हो सकते हैं। ये लोग पैसे के लिए काम करना तो सीख जाते हैं बट पैसे को काम पे लगाना नहीं सीख पाते हैं। रॉबर्ट एक युवा जोड़े की कहानी कहते हैं जिन्होंने शादी की, अपने जीवन की शुरुआत एक साथ की और फिर उनकी इनकम बढ़नी शुरू हो गई। और इस कपल का सबसे बड़ा खर्च होता है टैक्स, और कई लोगों के लिए यह इनकम टैक्स नहीं है, यह लगभग 15% है। कपल्स को और भी बहुत सारे टैक्सेस का सामना करना पड़ता है, जैसे कार टैक्स, प्रॉपर्टी टैक्स और अनेक टैक्सेस का सामना उन पर करना पड़ता है। और इस वजह से ये कपल रैट रेस में फंस जाते हैं। एक बच्चे का मिश्रण जोड़ें और वे कड़ी मेहनत करते हैं। उच्च आय जो उच्च करों को जन्म देती है, और इसी प्रकार वे एक बहुत ही बड़े गड्ढे में धंसते चले जाते हैं। इस जोड़े और उनके जैसे कई लोगों के लिए उनकी सच्ची समस्या यह नहीं जानती कि वे अपने द्वारा लिए गए धन को कैसे संभालें। यह वित्तीय अशिक्षा के कारण होता है। किसी परिसंपत्ति और देयता के बीच में वास्तविक अंतर को नहीं समझते हैं। मीन्स फाइनेंशियल एजुकेशन के कारण ही ये सारी प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि वो एसेट्स और लायबिलिटी के बीच के डिफरेंस को नहीं समझ पा रहे हैं। इतने सारे लोग सवाल करने के लिए समय नहीं लेते हैं कि क्या कुछ समझ में आता है, और बस भीड़ का अनुसरण करते हैं। अक्सर वे बिना मन की बात दोहराते हैं जो उन्होंने मधुमक्खी से कहा था, विविधतापूर्ण। आपका घर एक संपत्ति है, आपको अधिक ऋण में जाने के लिए एक टैक्स ब्रेक मिलता है। एक सुरक्षित नौकरी पाओ, गलती ना करो और जोखिम भी ना लो। अमीर पिता के साथ बैठकों में रॉबर्ट और माइक पे स्ट्रिंग की बड़ी मात्रा का उपयोग करते हैं, और बुद्धिमान लोगों से सीखते हुए उन्होंने खुद को चारों ओर से घेर लिया। एक विद्या सीख ली और अपने स्कूल में पढ़ी गई मानक हठधर्मिता पर सवाल करना सीख गए। इससे समस्याएं पैदा होने लगीं और अपने शिक्षकों से दूर होना पड़ा। रॉबर्ट ने अपने ही पिता के साथ पैसों के मामले में भी असहमति जताई, खासकर जब यह उनके गरीब पिता के विचार में आया कि उनका घर सबसे बड़ा निवेश था। इसके विपरीत रिच डैड ने अपने घर को एक लायबिलिटी के रूप में देखा। बहुत से लोग अभी भी मानते हैं कि उनका घर एक संपत्ति है, बट रॉबर्ट सिखाते हैं कि घर एक लायबिलिटी है, क्योंकि यह आपकी पॉकेट से पैसे लेता है और इसके कारण आपको निवेश के अनुभव की शिक्षा से हाथ धोना पड़ता है। इसका मतलब यह नहीं है कि आप कभी भी बड़ा घर नहीं खरीद सकते, लेकिन पहले उन परिसंपत्तियों को खरीदना सुनिश्चित करें जो घर के लिए भुगतान करने के लिए नकदी प्रवाह उत्पन्न करेंगे। मीन्स पहले आप एसेट में पैसा इन्वेस्ट करिए और उसके बाद जो एसेट से पैसा आ रहा है उससे आप लायबिलिटी में खर्च करिए। जब खर्च को कवर करने के लिए पर्याप्त आय से अधिक उत्पन्न करने के लिए पर्याप्त संपत्ति होती है तो वापस से हम उसी इनकम को एसेट कॉलम बढ़ाने में लगाते हैं, और एसेट कॉलम बढ़ने की वजह से हमारी इनकम भी बढ़ने लगती है, और इसी बढ़ती हुई इनकम के साथ हम वेल्दी होने लगते हैं। इसका परिणाम यह है कि अमीर जो संपत्ति और अमीर के बीच के अंतर को समझते हैं। मध्य वर्ग चूहा दौड़ में फंस जाता है, क्योंकि वे अपने घर को आय उत्पादक संपत्ति में निवेश करने के बजाय एक संपत्ति के रूप में मानते हैं। वे भी फंस गए हैं क्योंकि उनका वेतन उनकी आय का प्राथमिक स्रोत है, और इस प्रकार जब उनकी आय बढ़ती है तो वैसे ही टैक्सेस बढ़ने लगते हैं। मीन्स जैसे ही इनकम बढ़नी शुरू हुई वैसे ही टैक्सेस भी बढ़ने शुरू हो गए। कई लोग म्यूचुअल फंड में निवेश करते हैं, अपने खातों को संभालने के लिए एक प्रबंधक का भुगतान करते हैं, क्योंकि उनके पास खुद ऐसा करने का समय या विशेषज्ञता नहीं है। उन्हें ऐसा लगता है कि म्यूचुअल फंड इसे सुरक्षित खेल रहा है और उन्हें इसे सुरक्षित खेलना होगा, क्योंकि उनकी बैलेंस शीट संतुलित नहीं है। वे पहले से ही डेब्ट में हैं और केवल उनके वेतन में पैसा लाना है। आय उत्पादक संपत्ति खरीदने पर अपने प्रयासों को ध्यान में रखें। जब आप वास्तव में समझते हैं कि संपत्ति क्या है, देनदारियों और खर्चों को कम रखें, आप अपनी संपत्ति का कॉलम गहरा करेंगे। तो आप कैसे जानते हैं जब आप अमीर हैं? रॉबर्ट ने बकमिस्टर फुलर द्वारा एक परिभाषा का उपयोग किया है। धन एक व्यक्ति की इतने दिनों तक जीवित रहने की क्षमता है, या अगर मैंने आज काम बंद कर दिया तो मैं कितने समय तक जीवित रह सकता हूँ। इसे बताने का दूसरा तरीका वेल्थ कॉलम के साथ एसेट कॉलम से कैश फ्लो का माप है। जब आपकी संपत्ति आपके खर्चों को कवर करने के लिए पर्याप्त आय उत्पन्न करती है तो आप अमीर हैं, भले ही आप अभी तक अमीर नहीं हैं। हो सकता है कि आपको ये डिफिनीशन समझ में ना आई हो, तो चलिए मैं समझाता हूँ। मान लीजिए आपने सारे पैसे लगाकर आपने एक एसेट कॉलम को डेवलप किया। अब वो एसेट्स आपको हर महीने $100 लाकर दे रहे हैं, आपके बिना प्रेजेंस के। मीन्स आप प्रेजेंट नहीं है, उसके बावजूद आपको $100 पर मंथ मिल रहे हैं, और आपका एक महीने का खर्च $70 या फिर $80 है। मीन्स आपके खर्च आपकी एसेट कॉलम से होने वाली कमाई से कम है। जिस दिन ऐसा आपने कर लिया उस दिन आप अमीर बन जाएंगे, भले ही आप अमीर ना हो। तो यहीं पे समाप्त होता है हमारा चैप्टर नंबर 2। यदि आपको ये चैप्टर पसंद आया है या फिर आपको ये समरी पसंद आई है तो आप एक लाइक कर दीजिएगा। चलिए बिना किसी देरी के हम चैप्टर नंबर 3 शुरू करते हैं। चैप्टर नंबर 3, माइंड योर ओन बिजनेस।
अपने खुद के व्यवसाय का ध्यान रखें। इस चैप्टर में रॉबर्ट ने अपने एक दोस्त को डिस्कस किया है जिनका नाम था रे क्रोक। मीन्स जब भी मैं इस चैप्टर में रे नाम को प्रोनाउंस करूं तो आप समझ जाइएगा कि मैं उनके दोस्त के बारे में बात कर रहा हूं। ओके, रॉबर्ट एक दोस्त को मैकडोनाल्ड्स की प्रसिद्धि के रे क्रोक को 1974 में ऑस्टिन के टेक्सास विश्वविद्यालय में सुनने का मौका मिला। बाद में रे कुछ बियर्स के लिए अपने पसंदीदा हैंगआउट में छात्रों के साथ शामिल होने के लिए सहमत हुए। उन्होंने छात्रों से पूछा कि वह किस व्यवसाय में हैं। पहले तो वे हंसे और फिर उन्होंने जवाब दिया कि वह हैमबर्गर बेचने के व्यवसाय में थे, लेकिन रे ने उन्हें बताया कि हैमबर्गर व्यवसाय में नहीं बल्कि रियल एस्टेट कारोबार में था। वह जानता था कि प्रत्येक मताधिकार की भूमि और स्थान इसकी सफलता के सबसे महत्वपूर्ण कारक थे। आज दुनिया भर में सबसे मूल्यवान चौराहों और सड़कों के कोनों के मालिक मैकडोनाल्ड्स दुनिया में अचल संपत्ति का सबसे बड़ा एकल मालिक है। रॉबर्ट के दोस्त ने उस सबक को दिल से लिया और आज कार वॉश का मालिक है, लेकिन उनका व्यवसाय उन कार वॉश के नीचे अचल संपत्ति है। इतने सारे लोग हर किसी के लिए काम करते हैं, उनके नियोक्ता, सरकार और बैंक। रे क्रोक और अमीर पिता को पता था कि गुप्त नंबर 3 अमीरों का है, माइंड योर बिजनेस। पूरा जीवन किसी और के लिए काम ना करें। आपके पेशे और आपके व्यवसाय के बीच एक बड़ा अंतर है। अक्सर रॉबर्ट लोगों से पूछेंगे आपका व्यवसाय क्या है और वे कहेंगे ओह मैं एक बैंकर हूँ। तो फिर रॉबर्ट ने पूछा कि क्या वो बैंक आपकी है? तो उन्होंने कहा कि नहीं, मैं वहाँ पे सिर्फ काम करता हूँ। उनका पेशा बैंकर हो सकता है, लेकिन उन्हें अभी भी अपने स्वयं के व्यवसाय की आवश्यकता है। बहुत से लोग अपने जीवन को किसी और के व्यवसाय में बिताते हैं और उन्हें अमीर बनाते हैं। अपने व्यवसाय को याद रखने का मतलब अपनी कंपनी शुरू करना नहीं है, हालांकि कुछ लोगों के लिए यह होगा। इसके बजाय आपका व्यवसाय आपकी परिसंपत्ति कॉलम के चारों ओर घूमता है, न कि आपकी आय स्तंभ पर। यदि अतिरिक्त धन का प्रयोग आय पैदा करने वाली संपत्ति को खरीदने में किया जाता है तो प्रचार या बेहतर नौकरी से आपको अधिक आर्थिक रूप से सुरक्षित होने में मदद मिलेगी। गरीब और मध्यम वर्ग के अधिकांश लोगों का यह प्राथमिक कारण है कि उनके पास कोई वित्तीय आधार नहीं है। उन्हें अपनी नौकरी से चिपके रहना होगा और इसे सुरक्षित खेलना होगा। वे जोखिम नहीं उठा सकते हैं, और जब कठिन समय आता है तो लोग सोचते थे कि संपत्ति उनके पास नहीं है। इससे उन्हें वित्तीय संकट से बचने में मदद मिलेगी। बहुत बार एक बैंक किसी व्यक्ति को वित्तीय विवरण पर संपत्ति के रूप में सूचीबद्ध करने की अनुमति देगा, जो कि एक सच्ची संपत्ति नहीं है। रॉबर्ट को एक बार ऋण के लिए ठुकरा दिया गया था क्योंकि बैंक को यह पसंद नहीं था। उसने किराए से कितना पैसा कमाया था और उसे चिंता थी कि उसके पास सामान्य काम नहीं है। लेकिन वे सूट, एक कला संग्रह और संपत्ति के रूप में अन्य व्यक्तिगत प्रभावों को सूचीबद्ध करने के साथ ठीक थे। नेटवर्थ वह उपाय नहीं है जो लोग सोचते हैं कि यह है। अधिकांश तथाकथित परिसंपत्तियों को जो लोग अपने नेटवर्थ को आधार बनाते हैं वे उतनी मूल्यवान नहीं है जितनी कि लोग सोचते हैं। यदि वे मूल्य अर्जित करते हैं तो होने वाले फ़ायदों पर टैक्स भी लगाएंगे। इसलिए रॉबर्ट ने लोगों से कहा कि वे अपना दिमाग लगाना शुरू करें। अपने दिन के काम को बनाए रखें, लेकिन अपनी रियल इस्टेट में इन्वेस्टमेंट बढ़ाना शुरू करें। अपने खर्चों को थोड़ा सा कम करें और अपने रियल इस्टेट में पैसा लगाना, अपने एसेट्स को बिल्ड करने में ज़्यादा से ज़्यादा पैसा लगाएं। और माता पिता को घर छोड़ने से पहले ये सभी कुछ सिखाने की ज़रूरत है ताकि वे कभी भी कर्ज में न फंसें। रॉबर्ट कहते हैं कि वास्तविक संपत्ति निम्नलिखित श्रेणियों में आती है। नंबर 1, जिन व्यवसायों को उनकी उपस्थिति की आवश्यकता नहीं है वह उनका मालिक है। यदि आपको वहां उपस्थित होना पड़ता है तो ये कोई बिजनेस नहीं है, ये एक जॉब है। नंबर 2, स्टॉक। नंबर 3, बॉन्ड। नंबर 4, इनकम जनरेटिंग रियल इस्टेट, आमदनी पैदा करने वाला रियल इस्टेट। नंबर 5, नोट्स। नंबर 6, बौद्धिक संपदा से रॉयल्टी जैसे संगीत, स्क्रिप्ट और पेटेंट, मीन्स रॉयल्टीज फ्रॉम इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी सच एज म्यूजिक, स्क्रिप्ट्स एंड पेटेंट्स। Number 7, anything else that has value, produces income or appreciates and has a ready market. Number 7, जो कुछ भी जो आय या प्रशंसा पैदा करता है वह एक तैयार बाजार है। उन संपत्तियों को हासिल करें जिन्हें आप प्यार करते हैं। रॉबर्ट रियल इस्टेट से प्यार करते हैं और इस तरह अपना ज़्यादातर समय इसके बारे में सोचने और इसकी खरीदारी में बिताते हैं। यदि आपको अचल संपत्ति पसंद नहीं है तो इसमें निवेश न करें। रॉबर्ट छोटी स्टार्टअप कंपनियों के शेयरों को भी पसंद करते हैं क्योंकि वे खुद एक उद्यमी हैं। कुछ ऐसी स्मॉल कैप कंपनियों के जोखिम से डरते हैं, लेकिन वह उन्हें भाग्य बनाने के लिए जगह के रूप में देखता है। उनकी स्ट्रेटजी 1 साल में स्टॉक से बाहर होना है। दूसरी ओर उनकी अचल संपत्ति की रणनीति छोटी शुरू करने और बड़ी संपत्तियों के लिए कारोबार करना है। अचल संपत्ति को 7 साल से कम रखना। यहाँ तक कि मरीन और जेरॉक्स के लिए काम करते समय भी रॉबर्ट को सिर्फ अपने व्यवसाय से ही मतलब था, मीन्स माइंड योर ओन बिजनेस। उन्होंने अपना दिन नौकरी पर रखा लेकिन अपने एसेट कॉलम, रियल इस्टेट और छोटे शेयरों में सक्रिय थे।
जितना अधिक वह लेखांकन और नकदी प्रबंधन को समझता था, उतना ही बेहतर वह निवेशों का विश्लेषण करने में था। और अंततः उसने अपनी कंपनी का निर्माण किया। वह लोगों को एक कंपनी शुरू करने की सिफारिश नहीं करता है जब तक कि उन्हें वास्तव में इच्छा ना हो, अन्यथा वह उन्हें अपने दिन की नौकरी और अपने व्यवसाय का ध्यान में रखने की सलाह देता है। अपने परिसंपत्ति स्तंभ को मजबूत करना और बनाए रखना। जैसे जैसे नकदी प्रवाह बढ़ता है, लोग विलासिता में लुप्त होते हैं, लेकिन केवल तभी जब नकदी प्रवाह उनका समर्थन करता है। एसेट कॉलम का निर्माण करें और उन परिसंपत्तियों से उत्पन्न आय को विलासिता के लिए भुगतान करें। इसका मतलब यह है कि आपको सबसे पहले अपना पैसा एसेट कॉलम को डेवलप करने में लगाना है, और जब एसेट से पैसा आने लगे तब आप अपनी लग्जरी लाइफ में वो पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो यहीं पे समाप्त होता है हमारा थर्ड लेसन, और आगे के लेसन्स की वीडियोस आपको आई बटन में और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगी। तो कैसी लगी आपको ये समरी, कमेंट में बताइएगा ज़रूर। यदि आपको ये वीडियो पसंद आया है तो एक लाइक कर दीजिएगा। यदि आप एक शेयर करना चाहते हैं तो शेयर भी कर दीजिएगा। शेयर करने से मेरे सोर्स से व्यूज बढ़ जाते हैं, थोड़ा सा मेरा चैनल ग्रो भी कर जाता है। यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो आप सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। सब्सक्राइब करने के बाद यदि आप बेल आइकन को प्रेस कर देंगे तो मैं आपका आभारी रहूँगा। तो इस वीडियो को आपने लास्ट तक देखा, इसके लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल द एंड। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए।